हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में, 10वां के हिस्ट्री की बुक साथ में, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। हम लोग पार्ट 2 करने जा रहे हैं। अलग अलग संप्रदाय के चर्चे ने देहाती क्षेत्र में स्कूल स्थापित कर गरीब तबके के लोगों को शिक्षित करना शुरू किया। अलग अलग लोगों ने, अलग अलग संप्रदाय के लोगों ने अलग अलग स्कूल के लोगों को क्या करने, गरीब के बच्चे को शिक्षित करने के लिए शुरू कर दिया, यानी पढ़ाना शुरू कर दिया, जिसके कारण साक्षरता 60 से 80% तक हो गई है। यही कारण हुआ कि साक्षरता जो दर था, जो 60 से कई प्रतिशत तक हो गया, 80% हो गया। और गांव के गरीब भी सस्ती वस्तुओं, चैंप बुक्स, पंचांग, विनियोथिक, ब्लू एवं ऐतिहासिक आदि की किताबें को पढ़ाना शुरू किया। यही कारण है कि जो बच्चे जो थे, अब गांव के बच्चे भी थे जो सस्ती किताबें पढ़ने शुरू कर दिए, सस्ती बुक आने लगे तो वो पढ़ने शुरू कर दिए। चैंप बुक, जिसको चंपक, हम लोग भारत में, बिहार में क्या चंपक चलता है, चंपक जैसे पंचांग, विनियोथिक, ब्लू एवं ऐतिहासिक आदि किताबें पढ़ना शुरू कर दिया। 18वीं सदी के आरंभ से, 18वीं सदी के आरंभ से ही पत्रिकाओं के माध्यम से जाने लगी। इस तरह वैज्ञानिक और दार्शनिक बातें भी आम जनता से पहुंचने से बाहर नहीं रही। यही कारण हुआ कि वैज्ञानिक बातें भी आम जनता तक पहुंचने से दूर नहीं रही। जैसे न्यूटन, टॉमस पेन, बॉयलेयर और रूसी की पुस्तकें भारी मात्रा में छपने और पढ़े जाने लगी। फलतः विज्ञान, तर्क और विवेकवाद के विवाद लोकप्रिय साहित्य में भी जगह पाने लगी। यही कारण हुआ कि धीरे धीरे क्या चाहिए, इसका विवेका बढ़ने लगा, छपने लगा। फलतः विज्ञान तथा तर्क के, विवेकवाद के विचार में भी लोकप्रिय होने लगा। यही कारण हुआ कि ये सारे वैज्ञानिक बातों को भी लोग जानने लगे और समझने लगे। क्यों? जब किताब छपने लगे, सस्ती छपाई होगी, उसके बाद 18वीं सदी के मध्यंतर मुद्रण क्रांति के फलस्वरूप प्रगति और ज्ञानोदय का प्रकाश यूरोप में फैला चुका था। यही कारण हुआ कि 18वीं शताब्दी तक जितना भी मुद्रण का था, जो छपाई का जो कारोबार था, फलस्वरूप ज्ञान देश के कारण यूरोप तक फैल गया। लोगों ने निरंकुश सत्ता से लड़ने हेतु नैतिक साहस का संचार होने लगा था। यही कारण है कि लोगों को निरंकुश के सत्ता के साथ साथ लड़ने तथा नैतिक साहस का संचार होने लगा, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक सत्ता के बारे में जानकारी होने लगा, नैतिक लड़ाई के बारे में जानकारी होने लगा, यानी कह सकते हैं सभी चीज़ों के बारे में ज्ञान या जानकारी होने लगे। फलस्वरूप मुद्रण संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति के लिए भी अनुकूलन परिस्थितियों का निर्माण किया। क्रांतिकारी दार्शनिक को लेखक ने परंपरा, अंधविश्वास और निरंकुशवाद की आलोचना पेश की। यही कारण हुआ कि आज अनुकूलन परिस्थिति क्या जो निर्मित होने लगे, नया परिस्थिति बन के सामने आया। जो नया परिस्थिति बन के सामने आया, इसी में क्या हुआ, निरंकुशता आने लगा। अधिकांश लोग परंपरागत या कह सकते निरंकुशता लोक आलोचना के अंतर्गत आने लगे और जाने लगे। अब रीति रिवाज की जगह विवेक और तर्क की कसौटी पर कसकर सत्य को परखने जाने लगा। अब यही कारण हुआ कि रीति रिवाज को छोड़कर क्या होने लगा, विवेक और तर्क के कसौटी पर लोग कसकर सत्य को परखने लगे और जानने लगे। चर्चा की धार्मिक और राज की निरंकुश सत्ता पर प्रभाव किया जाने लगा। परंपरा पर आधारित सामाजिक व्यवस्था को दुर्लभ किया गया। यही कारण हुआ कि इसके सत्ता के साथ साथ, इसके कसौटी के साथ साथ सत्य को परखने जाने लगा। चर्च की धार्मिक और राज की निरंकुशता सत्ता पर प्रभाव डालने लगा। परंपरा पर आधारित सामाजिक व्यवस्था का दुर्लभ आया। अब लोगों में आलोचनात्मक, सवालिया और तार्किक दृष्टिकोण से विकसित होने लगा। अब यही कारण हुआ कि अब लोगों में आलोचनात्मक, सवालिया और तार्किक दृष्टिकोण से बात विचार होने लगा। छपाई के बाद विवाद नई संस्कृति को जन्म दिया। यही कारण हुआ कि छपाई ने वाद विवाद के साथ साथ नई संस्कृति को भी क्या दिया, जन्म दिया। पुराने और परंपरागत मूल्यांकन संस्थाओं को कायदों पर आम लोगों के बीच मूल्यांकन शुरू हो गया। यही कारण हुआ कि छपाई के बाद विवाद के नई संस्कृति को जन्म दिया, नई संस्कृतियों को जन्म दिया। यही नई संस्कृतियों को जन्म देने के बाद धर्म और संस्था, किसको, धर्म और आस्था को तार्किक शक्ति पर कसौटी पर कसने के मानवतावादी दृष्टिकोण से विकसित होने लगे। यही कारण हुआ कि धर्म और आस्था के कसौटी पर तार्किक संबंध आने लगा, तार्किक कसौटी आने लगा, इस पर मानववादी दृष्टिकोण से विकसित होने लगा। यही कारण हुआ कि नए दृष्टिकोण से विकसित होने लगा।
इस तरह की नई सार्वजनिक दुनिया ने सामाजिक क्रांति को जन्म दिया। यही कारण हुआ कि नई बात इसी तरह से नई सार्वजनिक दुनिया को सामाजिक क्रांति को जन्म दिया। ये कारण हुआ कि नए नए दुनिया को जन्म देने लगा। नए साहित्यों को आम लोगों को निरंकुश राजशाही के प्रति आक्रोशित भी करने का प्रयास किया गया। यही कारण हुआ कि साहित्य को धीरे धीरे देखने के साथ साथ आम लोगों को निरंकुश राजशाही के प्रति आक्रोशित भी कर दिया गया। आक्रोशित करने का मतलब क्या हुआ, राजशाही जो राज कर रहे थे उनके प्रति भी इनको विरोध खड़ा कर दिया। इसलिए विरोध खड़ा कर दिया उनके प्रति भी, क्योंकि इन लोग समझ चुके थे कि अब इस तरीक़ा से काम चलने वाला नहीं है। लोग हम लोग को शोषण कर रहे हैं और शोषण के साथ साथ हम लोग को अच्छी तरीक़ा से ज्ञान इंद्रिया का पालन नहीं कर रहे हैं। यानी कहने का तात्पर्य हुआ कि हमारे अच्छे अस्तित्व के बारे में कोई ध्यान नहीं रख रहा है, जिस अस्तित्व को ध्यान रखने के लिए सार्वजनिक करना पड़ेगा। तकनीकी विकास, कौन विकास, तकनीकी विकास करा 18वीं सदी के अंत तक प्रेस धातु के बनने लगे। करा 18वीं सदी के अंत तक होते कौन धातु बनने लगे, प्रेस धातु को बनने लगे। 19वीं सदी के मध्य तक, कौन सदी के मध्य तक, तो 19वीं सदी के मध्य तक क्या होने लगा जो समझते हैं, तो 19वीं सदी के मध्य तक न्यूयॉर्क के रिचर्ड एम हो, कौन एम हो, रिचर्ड एम हो, न्यूयॉर्क के रिचर्ड एच एम हो ने शक्ति चालित बेलनाकार प्रेस का कारगर बना लिया। एक एम हो ने क्या किया, एक शक्ति से इंजन से चलने वाले ये क्या बेलनाकार इस तरीके से प्लेट, इसमें देखिए छपा हो रहा था, ये बार बार घूमते रहेगा, इस पर पीछे में भेजा जाते रहेगा और छपते रहेगा। इस तरीक़ा से एक कारगर इंजन बना लिया। कौन सदी में, 19वीं सदी में। क्या नाम था, कहाँ के थे, न्यूयॉर्क थे। क्या नाम था, रिचर्ड एम हो। कौन एम हो, रिचर्ड एम हो। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। इससे प्रति घंटे 8000 ताबे छपे जा सकते थे। सोचिए, जो दिन भर में एक महीना में 8000 छपता था, अभी प्रति घंटे 8000 ताबे क्या होने लगे, छपने लगे। सदी के अंत तक ऑफसेट प्रेस आ गया। और सदी के अंत तक होते होते कौन सेट प्रेस आ गया, ऑफसेट प्रेस आ गया, जिससे 6 रंगों में छपाई एक, जिसके कारण क्या हो गया, कई रंगों में, 6 रंगों में छपाई होने लगा। अब एक ही प्लेट के साथ साथ 6 कलर में, पहले सिर्फ काला से छपता था, अब एक ही साथ 6 रंगों में छपने लगे। साथ संभव थी 20वीं सदी के प्रारंभ में बिजली को से चलने वाले छापे खाने ने तेज़ी से काम करना शुरू कर दिया। यही कारण है कि 20वीं सदी के प्रारंभ में बिजली से चलने वाले छापे खाने, कौन खाने, छापे खाने तेज़ी से काम करना शुरू कर दिया। तकनीकी रूप से सुधार के चलते प्लेट की गुणवत्ता बेहतर हुई। यही कारण हुआ कि तकनीकी सुधार के रूप से चलने वाले प्लेट की गुणवत्ता को धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे छपना ज़्यादा होने लगा उसी प्रकार गुणवत्ता बढ़ते चला गया। और जिस तरीक़े से गुणवत्ता बढ़ते गया उसी प्रकार से छपने के तकनीकों को सुधार आते चला गया। छपने के तकनीकों को सुधार आते आते इसमें गुणवत्ता वृद्धि होते चले गया और अच्छे से अच्छी छपाई होने लगे। पेपर रील को रंगों के लिए फोटो विद्युत नियंत्रण की काम में आने लगे। अब यही कारण हुआ कि पेपर रंगों के लिए विद्युत नियंत्रण, कौन नियंत्रण, विद्युत नियंत्रण काम में आने लगे। धीरे धीरे यह जो होने लगे, काम में आने लगे। जब यह काम में आने लगे तो क्या हुआ, अब पुस्तकों सस्ती और रोचक कवर तथा पृष्ठ के साथ पाठियों के बीच पहुंचने लगे। यही कारण हुआ कि अब क्या हो गया, रोचक हो गया, सस्ती हो गया, जिसके कारण पृष्ठ। इस पुस्तकों के पूर्व पांडुलिपि, कौन लिपि, पांडुलिपि। बोल सर ये पांडुलिपि को जो होता है, ये पुस्तक जब छपाता था ना उसके पहले पांडुलिपि चलते थे। कुछ होता है, ये पत्ते पर लिखे जाते थे, छाल, पेड़ के छाल पे लिखे जाते थे। इन लिपियों में इसके क्या उस पर लिखे जाते हैं, पत्ते के छाल पर। सोचते थे पत्ते पेड़ के छाल कितने मोटे मोटे हुआ करते थे, उस पर लिखे जाते थे। तो ये पांडुलिपि बहुत मोटे हुए करते थे। इस माध्यम से लोग ज्ञान अर्जन करते थे। यह आम छात्रों के लिए सुलभ नहीं थी क्योंकि यह काफ़ी पुरानी, महंगी और दुर्लभ हुआ करते थे। यह आम लोगों के लिए सुलभ नहीं थी। सुलभ मतलब कुछ ये लोगों के लिए, आम जनता, आम पब्लिक इसका यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये दुर्लभ होते थे, बहुत मुश्किल से मिलते थे और बहुत कीमती होते थे, बहुत महंगे हुआ करते थे।
भारत में प्रेस का विकास, भारत में किस तरीके से प्रेस का विकास हुआ जिसके बारे में समझते हैं। हम तो विदेश में पढ़ लिए किस तरीके से विकास हुआ, पेपर छपने लगे, उसके पहले पांडुलिपि चलता था, पांडुलिपि के पहले शिलालेख चलता था। शिलालेख मतलब कोई शिला मतलब होता पत्थर, पत्थर पर लिखा जाता था, उसे शिलालेख कहते थे। उसके बाद पांडुलिपि आया, पांडुलिपि बड़े बड़े जैतून के पत्ते पर लिखे जाते थे, बड़े बड़े पेड़ के छाल पर लिखे जाते थे, उसको छाल निकाल कर उस पर लिखा जाता था, वो पांडुलिपि के अंतर्गत आता था। उसी प्रकार आज भारत में प्रेस का विकास किस तरीके से हुआ जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। भारत में प्रेस का विकास, भारत में छापेखाना के विकास के पहले हाथ से लिखकर पांडुलिपियों को तैयार करने की पुरानी एवं समृद्ध परंपरा थी। भारत में भी क्या होता था कि पांडुलिपि के द्वारा ही तैयार किया जाता। पांडुलिपि मतलब कुछ पेपर पर, पेन पर कुछ तरीके से क्या चीज़ लिखना, हाथ से लिखना। सोचिए अगर किताब इस प्रकार के 5 को किताब छापना है तो 5 किताब पर किससे लिखा जाएगा, हाथ से लिखा जाएगा। तो पांडुलिपि ज़्यादा समय सुगम नहीं होता था, ज़्यादा महंगा के साथ साथ क्या होता था, ज़्यादा महंगा के साथ साथ उसे अधिक दिन लगता था छपने में। अब आजकल के क्या प्रिंट है कि एक दिन में 100-500 हज़ार किताब क्या हो जाते हैं, छप जाते हैं। यहाँ संस्कृत, अरबी एवं फारसी साहित्य की अनेकोनेक तस्वीर युक्त शिलालेख कला से परिपूर्ण साहित्य की रचना होती रहती है। अगर यहाँ देखा जाए तो बहुत सा अनेक कलाएँ हैं, अनेक कला के साथ साथ अनेक तस्वीरें, इसके शिलालेख कला है, इसमें परिवर्तन साहित्य की रचनाएं होती रहती है। ये सारे साहित्य की रचनाएं के साथ साथ देखते हैं, इन्हें मजबूती प्रदान करने के लिए सजिल्द की जाती थी। आई किताब को मजबूती प्रदान करने के लिए क्या चीज़, जिल्द लगाया जाता है। जैसे अभी हम लोग कहते हैं बाइंडिंग करवाते हैं, उस प्रकार से जिल्द लगाकर किताब को, इस पांडुलिपियों को बहुत अच्छी तरीक़ा से सुगम तरीक़ा से लिखा जाता था। फिर भी पांडुलिपि काफ़ी नाजुक और महंगी होती थी। अब पांडुलिपि बहुत नाजुक होता था, गिर जाएगा तो क्या, पेड़ के छाल रहता तो सूख जाता, ज़्यादा दिन पर सूख जाएगा, और सूख जाएगा तो गिरेगा तो टूट जाएगा, बिखर जाएगा। तो बहुत नाजुक होते थे, और नाजुक के साथ साथ क्या होते थे, इसको ये बहुत ही महंगी हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि बहुत समय लगता था बनाने में, इसको एक आदमी के द्वारा लिखा जाता था। इसके लिए उतना पूर्ण रूप पहले प्राचीन समय में देखा जाए तो इस तरीके से सुगम नहीं था। पांडुलिपियों के लिखावट कठिन होने एवं प्रचुरता से उपलब्ध नहीं होने के कारण या आम जनता के पहुँच के बाहर थी। देखा जाए तो पांडुलिपियों के लिखावट कठिन होने के कारण, प्रचुरता के उपलब्ध नहीं होने के कारण, या आम जनता तक पहुंचना क्या था, बहुत मुश्किल था। यानी कि आम लोगों, आम पब्लिक इसे अपना आप में स्वीकार नहीं कर सकते थे क्योंकि बहुत महंगे होते थे। छापाखाने के आविष्कार ने छापाखाने के आविष्कार ने भारत की तस्वीर बदल दी। छापाखाने भारत ने क्या क्या कर दिया, तस्वीर बदल दिया। प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले भारत में पुर्तगाल धर्म प्रचारकों द्वारा 16वीं सदी में, देखा जाए तो प्रिंटिंग प्रेस जो है सबसे पहले भारत में पुर्तगाल में, पुर्तगाल में सब धर्म प्रचारकों द्वारा 16वीं सदी में, कौन सदी, 16वीं सदी में, कौन सदी में, 16वीं सदी में, 16वीं सदी में लाया गया। जेसुइट पुजारियों ने कोकिंग में कई पुस्तकें छपी। और देखा जाए तो जेसिन जो पुजारी थे वो कोकिंग में बहुत सारे पुस्तकों को क्या किया, इस तरीके से छपवाएं। कैथोलिक पुजारियों, कौन पुजारियों, कैथोलिक पुजारियों 1579 में पहली तमिल पुस्तक छपी। देखा जाए तो कैथोलिक पुजारियों ने 1579 में सबसे पहला एगो पुस्तक छापी। डच प्रोटेस्टा ने कई किताबों को अनुदित करके भी छपाई किया। देखा जाए तो डच जो पुस्तकें थे, जो डच प्रोटेस्टे थे, उन्होंने बहुत सारे किताबों का अनुवाद करके, अलग अलग भाषाओं में अनुवाद करके किताब को छपाया। भारत में समाचार पत्रों का उदय 19वीं सदी के एक महत्वपूर्ण विशेष था। अगर देखा जाए भारत में समाचार पत्रों का उद्देश्य जो था, एक महत्वपूर्ण विशेषता था। यह न सिर्फ विचारों को तेज़ी से फैलाने अथवा कह सकते हैं कि अनिवार्य सामाजिक संस्था बन गया, बल्कि ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भारतीय की भावना को एक रूप देते थे। यही कारण हुआ कि फैलाने वाले सिर्फ अपना विचारों को सिर्फ नहीं फैलाते थे, फैलने वाले अनिवार्य सामाजिक संस्थाओं को भी, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भारतीयों को भी भावनाओं को विरुद्ध करने के लिए ये किताब को छपवाते थे। उसकी नीतियों एवं शोषण के विरुद्ध जागृत लाने एवं देश प्रेम की भावना जागृत कर राष्ट्र निर्माण के महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। यही कारण हुआ कि उसके नीतियों के एवं शोषण के विरुद्ध जागृत हुए, और जो अंग्रेज की जो नीति थी, उसका शासन था, उसके विरुद्ध क्या हुए, भावना को जागृत किए। इस भावना को जागृत करते हुए, राष्ट्र का निर्माण करते हुए, ये राष्ट्र का निर्माण के लिए एक बहुत बड़ा कदम था, या कह सकते हैं बहुत बड़ी उपलब्धि थी।
समाचार पत्रों की स्थापना, किस प्रकार से समाचार पत्रों की स्थापना हुआ जिसके बारे में हम लोग समझेंगे। आधुनिक भारतीय प्रेस का प्रारंभ 1766 में विलियम बोल्टेन द्वारा एक समाचार पत्र के प्रकाशन से हुआ। अगर देखा जाए तो आधुनिक भारत में प्रेस में देखा जाए तो प्रारंभ में देखा जाए 1766 में विलियम बोल्टेयर, कौन बोल्टेयर, विलियम बोल्टेयर्स द्वारा एक समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनके कार्य से नाखुश होकर उन्हें इंग्लैंड भेज दिया गया। यही कारण हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी इससे खुश ना होकर क्या हो गए, नाखुश हो गए, इन्हें कहाँ भेज दिए, इंग्लैंड भेज दिए गए। 1780 में जे.के. हिकिम ने, कौन हिकिम, जे.के. हिकिम ने कौन गजट, बंगाल गजट नामक समाचार पत्र प्रकाशित करना आरंभ किया। तो ध्यान देने योगवाद, कब की बात है, 1780 की बात है। क्या नाम था, जे.ए. हिकिम। कौन सा नामक समाचार पत्र छापा सबसे प्रथम, तो बंगाल गजट। तक कौन देने योगवाद, ध्यान देने योगवाद। भारत में सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा छपा, तो बंगाल गजट। किसके द्वारा छपाया गया, ए.के. हिकिम, जे.के. हिकिम द्वारा। कब छपाया गया, तो 1780 में छपाया गया। हिकिम को भी अपनी की आलोचना करने के अपराध में सजा भुगतनी पड़ी। हिकिम के प्रेस को कंपनियों ने जब्त कर लिया। हिकिम के प्रेस के जो कंपनी थे इनको क्या कर लिया, इनको जब्त कर लिया। नवंबर 1780 में प्रकाशित इंडिया गजट, कौन गजट, इंडिया गजट दूसरी भारतीय पत्र था। देखा जाए तो नवंबर में 1780 में, 1780 में उसी समय में एक और पत्रकार का पारित हुआ जिसका नाम पड़ा कौन, इंडिया गजट। कब पारित हुआ इंडिया गजट, 1780 में पारित किया गया। कब, नवंबर 1780 में। ऐसे हो गया था 1780, स्टार्टिंग 1780 में किया गया था। तब भारत का दूसरा पत्रिका या समाचार पत्र का क्या नाम है, इंडिया गजट। कब प्रकाशित किया गया, नवंबर 1780 में प्रकाशित किया गया। दूसरा भारतीय पत्र था 18वीं सदी के अंत तक, कौन सदी, 18वीं सदी के अंत तक बंगाल में कलकत्ता कैरियर, कौन कैरियर, कलकत्ता कैरियर, एशियाटिक मिरर तथा ओरिएंटल स्टार, कौन स्टार, ओरिएंटल स्टार, बम्बई गजट तथा हेलॉइड और मद्रास कैरियर, मद्रास गजट आदि समाचार पत्र प्रकाशित होने लगे। अगर देखा जाए तो एशियाटिक मिरर तथा ओरिएंटल स्टार, बम्बई गजट तथा हेराल्ड को और मद्रास कैरियर, मद्रास गजट आदि समाचार पत्र, बहुत सारे समाचार पत्र जो क्या होने लगे, छपने लगे। लेकिन सबसे पहले पूछा जाए सबसे पहला भारत में छपने वाला समाचार पत्र कौन है, बंगाल गजट। और दूसरा छपने वाला कौन सी है, इंडिया गजट है। यानी कि यही दो पत्र जो थे एक ही साल में छपाना स्टार्ट हुआ और बहुत सारे धीरे धीरे क्या जो है बहुत सारे पत्र पत्रिकाएँ छपने लगे। ये सभी समाचार पत्र साहित्य के थे। ऐसे सभी समाचार पत्र तो किसके थे, साहित्य के थे। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कहे कि भारत में समाचार पत्र का जनक किसे कहा जाता है, तो भारत में समाचार पत्र का जनक जे.के. हिकिम को कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा भारत में सबसे पहले समाचार पत्र का स्थापना किया गया। और अलग अलग दिन प्रकाशित होते थे। ये दोनों जो होते थे डेली नहीं प्रकाशित होते थे, अलग अलग दिन। जिस दिन बंगाल गजट प्रकाशित होगा उस दिन इंडिया गजट नहीं होगा, जिस दिन इंडिया गजट प्रकाशित होगा उस दिन एशियाटिक मिरर नहीं होगा, जिस दिन एशियाटिक मिरर प्रकाशित होगा उस दिन ओरिएंटल स्टार नहीं प्रकाशित होगा, और जिस दिन ओरिएंटल स्टार प्रकाशित होगा उस दिन कलकत्ता कैरियर प्रकाशित नहीं होगा। इस तरीक़े से कहने का मतलब अलग अलग दिनों क्या होने लगे, प्रकाशित होने लगे। जिस प्रकार से हम लोग आज समाचार पत्र को देते थे उस प्रकार से उतना बड़े नहीं पत्रिका होते थे, छोटे छोटे पत्रिका होते थे, 2 पेज के पत्रिका होते थे, एक पेज की पत्रिकाएं हुआ करते थे। इनकी विशेषता थी कि ये एक दूसरे के प्रतिस्पर्धा ना होकर पूरक थे। इनका यही स्पर्धा था कि एक दूसरे के नहीं, ये अपना आगे बढ़ाने के लिए नहीं सिर्फ काम करते थे, ये सब एक दूसरे के क्या थे, पूरक थे। यानी कि एक दूसरे पर से मिलजुल के ही चलाए जाते थे या चलते थे। इनका क्षेत्र कंपनी के अधिकांशी व्यापारियों तथा मिशनरियों तक ही सीमित था। इनका जो काम तो था जो कंपनी के अधिकारियों के द्वारा ही जो रहता था उसको छापा जाता था और मिशनरियों को का ही छापा जाता था। इसके अलावा और कोई चीज़ को छपाई नहीं किया जाता था। भारतीय द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र, कौन पत्र, प्रथम समाचार पत्र किसके द्वारा, भारत। ये तो क्या विदेशी द्वारा संचालित किया गया था। अब हम लोग पढ़ेंगे भारत के द्वारा जो संचालित किया था वो प्रथम पत्र का है, जो जिसके बारे में जानेंगे। 1866 में गंगाधर समाचार पत्र का स्थापित बंगाल गजट था। देखा जाए तो 1866 में गंगाधर भट्टाचार्य का साप्ताहिक बंगाल गजट आता था, जो किसका था, गंगाधर भट्टाचार्य का साहित्य था। कब की बात है, 1866 में। ये बंगाल गजट सिर्फ आता था।
1818 में ब्रिटिश व्यापारियों ने जेम्स सिल्क बर्गिंघम नामक पत्रकारों का सेवा प्राप्त किया। यही कारण हुआ कि 1818 में ब्रिटिश व्यापारी ने जेम्स सिल्क बर्गिंघम नामक पत्रकार को क्या किया, सेवा प्रदान किया। इसके बड़ी योग्यता से कलकत्ता जर्नल का संपादक करके लॉर्ड हिंगलेटिंग्स तथा जॉन एडम को परेशानी तथा उलझन में डाल दिया। यही कारण हुआ कि इनके बड़े योगताएँ आए। कलकत्ता जर्नल का स्थापना किया गया। कलकत्ता जर्नल में क्या संप्रदाय में करके लॉर्ड हेस्टिंग लॉर्ड हिंगसिंग तथा जॉन एडम्स को परेशानी तथा उलझन में डाल दिया। बर्गिंघम ने अपने पत्रिकाओं के माध्यम से क्या कर दिया, प्रेस को बनाया। आप देख सकते हैं कि उस समय का पत्रिका इस तरीक़ा से एक पेज के आते थे, किस तरीक़ा से रहते थे, इंग्लिश में रहते थे उनको। अमृत बाजार पत्रिका का मुख्य पृष्ठ, हेडिंग वाला ये पृष्ठ था अमृत बाजार का, किस तरीक़ा से छपाए जाते थे, अभी से बिल्कुल अलग हुआ करते थे। अगर देखा जाए कि जो जनता की प्रतिनिधित्व बनता है उसमें प्रेस को आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपने जांच पड़ताल करके समाचार देने तथा नेतृत्व प्रदान करने की ओर प्रवृत्ति किया करता था। अपनी प्रगतिशील कार्यों में से ये कंपनी की आंख में खटकने लगे। यही क्या होता था, जो कंपनियों को भी आलोचना करने लगा ये लोग सारे, उसके साथ साथ बहुत सारे चीज़ों की आलोचना करने लगे। प्रतिस्पर्धा हो गया, प्रगतिशील हो गया। कंपनियों की आंख में ये बात कंपनियों को अच्छा न लगा, कंपनियों को आंख में खटकने लगा। फलतः उन्हें 1823 में इंग्लैंड भेज दिया गया। यही कारण हुआ कि इन्हें 1823 में क्या कर दिया गया, इंग्लैंड भेज दिया गया। 1821 में बंगाल में संवाद कौमुदी तथा 1822 में फारसी में प्रकाशित मीरातुल अखबार के साथ प्रगतिशील राष्ट्रीय प्रवृत्ति के समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। यही कारण हुआ कि इन सारे चीज़ों का समाचार पत्र क्या हो गया, प्रकाशन हुआ। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहें। अंत में मैं आपको यही कहूँगा, छोटे को प्यार करें, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीक़ा से काम रखें कि आपके साथ रह रही स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके।